हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एमसीक्यू पार्ट 5 करेंगे। इसके पहले 4 सेशन आपका हो चुका है और ये सेशन आपका इस चैप्टर का लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर्स की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप लोग को बोला गया था कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का आपका मैराथन होगा, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो रिलीज नहीं हो पाई है। मे बी 1 या 2 दिन में वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बाबू। पहला क्वेश्चन ये रहा, द वर्ड दास वोल्क रेफर्स टू। बोला जा रहा है दास वोल्क जो ये वर्ड है ये किसके लिए रेफर्स किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी कॉमन पीपल ऑफ इटली, ऑप्शन नंबर सी कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी, या ऑप्शन नंबर डी कॉमन पीपल ऑफ रशिया। देखिए, सारे में जो है सारे ऑप्शंस में आपको कॉमन पीपल दिया हुआ है, लेकिन कहाँ के कॉमन पीपल के लिए ये वर्ड जो है आपका यूज किया जाता था, तो वो यूज किया जाता था आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के कॉमन पीपल के लिए। जर्मनी के जो लोग थे उनके लिए जो है दास वोल्क जो है रेफर्स किया जाता था या यूज किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। आप लोग अपना वीडियो जो है पॉज कर सकते हो। पॉज करने के बाद जो है आप आंसर्स कर सकते हो बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, जोसेफ मेजनी वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस इनमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। बोला जा रहा है कि जोसेफ मेजनी को क्या बताया गया? मोस्ट डेंजरस इनमी बताया गया कि समाज के लिए ये खतरा बन चुका है, समाज के लिए ये हमारा समाज का ये दुश्मन है। ये जो डिस्क्राइब किया गया, ये जो वर्ड बोले गए, वो किसके द्वारा बोला गया था? ऑप्शन से आपके मैटरनिक, ऑप्शन नंबर बी जेसेफ गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी विलियम वन, या ऑप्शन नंबर डी हिटलर। याद रखिएगा, जेसेफ मेजनी के लिए ये शब्द जो है किसने बोला था? वो बोला था ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका मैटरनिक। तो मैटरनिक इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। आप लोग वीडियो को पॉज करो, आंसर्स देने का कोशिश करोगे आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? द थ्योरी दैट tries to make awareness of women's right and interest based on the belief of the social, economic and political equality of the genders is known as। बोला जा रहा है द थ्योरी दैट ट्राइज टू मेक, मतलब वैसा थ्योरी जो लोगों को, महिलाओं को क्या किया जा रहा है? अवेयरनेस किया करता था। महिलाओं को क्या करता था? अवेयर करता था। किस बात के लिए अवेयर करता था भाई? तो वोमेन्स राइट की बात करता था कि महिलाओं का जो है अधिकार भी होना चाहिए। तो महिलाओं के अधिकार और उनके इंटरेस्ट के लिए जो बातें करता था, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बाबू? ऑप्शन है ह्यूमनिज्म, ऑप्शन नंबर बी फेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर सी पोस्ट मॉडर्निज्म, या ऑप्शन नंबर डी कल्चरिज्म। अब देखिए, महिलाओं के लिए जो बात करेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा, उनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करेगा, तो उसके लिए जो है क्या वर्ड यूज किया जाता है? उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फेमिनिज्म, है ना? क्या यूज किया जाता है? फेमिनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा।
और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आप लोग आंसर करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है जॉन गॉटफ्राइड अ जर्मन फिलोसोफर बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड। बोला जा रहा है कि जर्मन कल्चर की खोज, है ना, ये जॉन गॉटफ्राइड जो था वो क्या था, एक जर्मन फिलोसोफर था, है ना, एक दार्शनिक था। वो जो है किस चीज में विश्वास रखता था कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर खोजना है ना, जर्मन कल्चर की खोज करना है तो वो खोज जो है कहाँ करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए। ऑप्शन से आपके अमंग द कॉमन पीपल, ऑप्शन नंबर बी इन क्लासिकल जर्मन लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी इन फेरी टेल्स, या ऑप्शन नंबर डी इन इंडियन लिटरेचर। देखिए जर्मन कल्चर की खोज कहाँ की जानी चाहिए, वो की जानी चाहिए अमंग द कॉमन पीपल, है ना, जो कॉमन पीपल है उनके बीच में रहकर ही जो है जर्मनी का जो है कल्चर का डिस्कवरी किया जा सकता था, खोज किया जा सकता था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर होगा बाबू। देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जैक्टली जो है आपका लाइन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ। बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो है नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन या नेशनलिज्म का जो है फीलिंग कहां से आई, किस रिवॉल्यूशन से आया। ऑप्शन से आपके अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी रशियन रिवॉल्यूशन, या ऑप्शन नंबर डी चाइनीज रिवॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा बाबू, सबसे पहले जो है नेशनलिज्म की फीलिंग, राष्ट्रीयता की बात जो है किस रिवॉल्यूशन से आया, वो आया था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। तो वो किस रिवॉल्यूशन से आया था, ऑप्शन नंबर बी है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू फर्दर दियर इंपेरियलिस्ट एम्स यूरोपियन पावर मैनिपुलेटेड द। बोला जा रहा है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए यूरोपियन पावर ने, यूरोपियन राजाओं ने कौन सा हथकंडा जो है अपनाया था। तो देखिएगा जब वहां पे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में जगने लगी, तो नेशनलिज्म की बात को ही लेकर लोगों को क्या किया गया, मैनिपुलेट किया जाने लगा कि हम जो है नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी बोल रहा है कि मैं जो है नेशनलिज्म की बात करता हूं तो हमारा साथ दीजिए। तो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट इसी को यूज किया गया। ये नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म जो वर्ड था यूरोपियन पावर के द्वारा इसी वर्ड को जो है यूज किया जाने लगा, ताकि उनका कंट्रोल उस टेरिटरीज पे, उस रीजन पे और जो है बढ़ता जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास। बोला जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से, है ना, दिए गए ऑप्शंस में से किसे जो है यूरोपियन मिडिल क्लास में शामिल नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया। ऑप्शन है आपके नोबल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोफेशनल्स। याद रखिएगा ये जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, बिजनेस मैन जो है आपका, इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्रोफेशनल्स है, इन तीनों को जो है मिडिल क्लास के कैटेगरी में डाला गया था। इन तीनों को जो है आपका मिडिल क्लास के कैटेगरी में डाला गया था। तो मिडिल क्लास के कैटेगरी में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नहीं डाला गया,
है ना। यहाँ पे देखिए नॉट इंक्लूडेड, तो किसे नहीं डाला गया भाई? ऑप्शन नंबर ए है आपका नोबल्स लोगों को। नोबल्स लोग जो है, ये नोबल्स लोग जो थे, ये नोबल्स लोग जो थे आपका, ये नोबल्स लोग अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, है ना। नोबल्स लोग अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, मतलब इन्हें अरिस्टोक्रेसी के कैटेगरी में डाला गया था, ना कि मिडिल क्लास के कैटेगरी में डाला गया था। तो किसे नहीं डाला गया? ऑप्शन नंबर ए आपका नोबल्स इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिए ये शायद क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिया गया है ना। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब किस ट्रीटी के तहत ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरा, इंडिपेंडेंट नेशन बना? ट्रीटी ऑफ बहुत बार हो चुका है आपका, ऑप्शन नंबर ए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कब हुआ था आपका 1832 में हुआ था बाबू। और ये सारे जो है पहले ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में जो है आपका पिछले वीडियो में करवा दिया गया है। देखिए व्हाट डू सेंट्स, एंजल एंड क्रिस्ट सिंबलाइज इन द यूटोपियन विजन? बोला जा रहा है कि ये जो यूटोपियन विजन था, जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो पहला पेज में ही था फ्रेडरिक सोरियो का वो पेंटिंग था, है ना। तो उस पेंटिंग में सेंट्स, एंजल और क्राइस्ट लोग जो थे यूटोपियन विजन में क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, इस क्या प्रतीत कर रहे थे, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है ना। तो वो दिखाना चाहता था क्या? फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, भाईचारे की बात करता था, है ना। किसकी बात करता था? भाईचारे की बात करता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है बाबू। मतलब सेंट, आपका एंजल्स, क्रिस्ट लोग जो थे वो तीनों का जो वहां पे पेंटिंग्स से दिखाया जा रहा था, जो विजुअलाइज किया गया था, तो वो किसको सिंबलाइज कर रहे थे? वो सिंबलाइज कर रहे थे फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है बाबू? वेन एंड हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स? बताओ, ये अभी हमने बताया था कि सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स जो है किसने तैयार किया था? वो पेंटिंग किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था ना। किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। फ्रेडरिक सोरियो तो कोई ऑप्शंस में ही नहीं है। और कब बनाया था? ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप, वेन एंड हु दोनों है इसमें। वेन कब बनाया था? 1848 में बनाया था। और किसने बनाया था? तो फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। 4 प्रिंट का सीरीज बनाया था उसने, जिसमें सेंट और आपका सेंट लोग थे, साथ में आपका क्रेस्ट लोग थे और एंजल थे। तो यूटोपियन विजन में, है ना, वो सिंबलाइज था आपका फ्रेटर्निटी। और इसी क्वेश्चन का यहाँ पे, यहाँ से रिलेटेड दिया क्वेश्चन कि किसने और कब बनाया था वो 4 प्रिंट जो था, है ना, सीरीज जो था आपका, तो वो था फ्रेडरिक सोरियो 1848 में। देखिएगा आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन, देखिए आयरलैंड को जबरदस्ती यूके में कब शामिल किया गया था, है ना। आयरलैंड को यूके में जो है कब जबरदस्ती साइन किया गया था या शामिल किया गया था? जबरदस्ती, फोर्सिबली है। एक आपने पढ़ा था एक्ट ऑफ यूनियन, वो कब हुआ था? 1707 में। अब ये देखिएगा वो था आपका, फिर से आया
एक और बना एक्ट ऑफ यूनियन, कब? 1800 में, है ना। इस एक्ट के तहत जो है आयरलैंड को शामिल किया गया, जबरदस्ती जो है यूके में क्या किया गया? शामिल किया गया। आयरलैंड नहीं चाहता था कि वो जो है यूके में शामिल हो, लेकिन जबरदस्ती जो है उसे यूके में शामिल किया गया। किस एक्ट के तहत? एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ यूनियन। वो एक्ट कौन सा था? 1800 में आया था। एक और एक्ट था आपका एक्ट ऑफ यूनियन, जो कब आया था? 1707 में आया था। उस समय स्कॉटलैंड था, ये क्या है? आपका आयरलैंड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा बाबू? अब देखिए एक्ट ऑफ यूनियन कब आया? आपका एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1800 में, और आयरलैंड को जो है यूके में शामिल कब किया जाएगा? तब 1800 में आया, तो उसके बाद ही होगा या उसी ईयर में होगा? देखो कब है आपका? ऑप्शन नंबर ए में है, 1801 में है। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हु वॉज द किंग ऑफ आयरलैंड ड्यूरिंग द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? बोला जा रहा है कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान, है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान आपका इंग्लैंड का राजा कौन था? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था? आपका ऑप्शन है आपके जेम्स टू, ऑप्शन नंबर बी विलियम फोर, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स वन, या ऑप्शन नंबर डी हेनरी थ्री। तो ध्यान रखिएगा आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान जो है इंग्लैंड का शासक या रूलर कौन था? वो था आपका जेम्स टू। कौन था बाबू? जेम्स टू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। देखिए अभी हमने बताया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अब ध्यान रखिएगा कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से दिया है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप? मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शंस को किस नाम से जाना जाता है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जो है कौन सा रिवॉल्यूशन जाना जाता है? देखिएगा ऑप्शंस है आपके, द ब्रिटिश रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, ऑप्शन नंबर बी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871, ऑप्शन नंबर सी द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 1860, ऑप्शन नंबर डी द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821। याद रखिएगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को जो है और किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए है द ब्रिटिश रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। और इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दौरान जो है आपका राजा का नाम था क्या? यहां पे देखिए ये क्वेश्चन वही था, जेम्स टू था बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या? हु लेड द इटालियन आर्मी अगेंस्ट द स्पेनिश रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज इन 1960? बोला जा रहा है इटली का आर्मी का जो है, हु लेड द इटालियन आर्मी, मतलब इटालियन आर्मी को किसने लीड किया था? किसके खिलाफ भाई? तो स्पेनिश रूलर के खिलाफ जब वार्स चल रहे थे तो इटली के तरफ से जो है इटालियन आर्मी का जो है लीडर कौन था? तो ऑप्शन से आपके गैरिबाल्डी, कैवोर, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, या ऑप्शन नंबर डी मैजनी। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो इटालियन आर्मी का लीडर कौन था? गैरिबाल्डी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। और हमारे बीच में अमित सर आए हुए हैं, है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, हु सक्सीडेड इन गैदरिंग फ्रेंच सपोर्ट फॉर इटली फॉर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया इन
1860 बोला जा रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि 1860 में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए 1860 में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो है फ्रेंच सपोर्ट किसने जो है इकट्ठा किया था, समर्थन किया था? ऑप्शन से आपके काउंट कवोर, ऑप्शन नंबर बी विक्टर इमैनुअल टू, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मेजनी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका जोसेफ गैरिबाल्डी। याद रखिएगा कि आपका ये जो सपोर्ट इकट्ठा किया गया था, है ना, समर्थन जो है इकट्ठा किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था काउंट कवोर के द्वारा। किसके द्वारा? काउंट कवोर के द्वारा जो है ये आपका सपोर्ट, समर्थन इकट्ठा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टूक प्लेस इन 1871 अंडर द लीडरशिप ऑफ, है ना, जर्मनी का यूनिफिकेशन बाबू, है ना, जर्मनी का यूनिफिकेशन जो आपका कब हुआ था? 1871 में। वो यूनिफिकेशन किसके लीडरशिप में हुआ था? ऑप्शन से आपके कैसर विलियम वन एंड हिज प्राइम मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी मोनार्क विलियम फोर एंड हिज चीफ मिनिस्टर गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क एंड गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी मेजनी एंड गैरिबाल्डी। याद रखिएगा जर्मनी का यूनिफिकेशन जो आपका 1871 में हुआ वो किसके लीडरशिप में हुआ था? वो लीडरशिप था आपका कैसर विलियम वन और उसके प्राइम मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क। इस क्वेश्चन में याद क्या करना है, ओटोमन बिस्मार्क जो है पहले कहां का चांसलर था? प्रशिया का चांसलर था बाबू। कहां का चांसलर था? प्रशिया का चांसलर था। और याद रखिएगा ये कैसर विलियम वन जो है ये प्रशिया का क्या था उस समय? राजा था। क्या था? राजा था बाबू। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या कि ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च ऑन 18 मई 1848 वोमेन वर अलाउड टू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब बुलाई गई थी, है ना, फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट जो बुलाया गया था कहां? सेंट पॉल चर्च में। कहां बुलाया गया था? याद रखिएगा सेंट पॉल चर्च। इसको और दूसरा नाम से भी जाना जाता है ना, पालनी के नाम से। किस नाम से? पालनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा सेंट पॉल चर्च को पालनी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, वो जो बैठक हुई थी कहां? सेंट पॉल चर्च में। कब हुआ था? 18 मई 1848 को हुआ था। तो महिलाएं जो है वहां, महिलाओं के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। महिलाएं वहां क्या कर रही थी? तो बोला जा रहा है स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। क्या महिला जो है विजिटर्स गैलरी में खड़ी थी? ऑप्शन नंबर बी है आपका पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या महिलाओं का रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में भी था? ऑप्शन नंबर सी है वोट, मतलब वोटिंग राइट से रिलेटेड कुछ है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका दे वर नॉट अलाउड टू इंटर प्रीमिसेस, या उनको जो है इंटर होने का परमिशन ही नहीं था। ध्यान रखिएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में हुआ, जिसको सेंट पॉल चर्च को पालनी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें महिलाएं जो है, याद रखिएगा आपके बुक में एक फोटो, एक पिक्चर्स दिया हुआ था जिसमें महिलाएं जो है गैलरी में, विजिटर्स के गैलरी में क्या थे? खड़े थे, है ना। वो खड़े होकर जो है पार्लियामेंट का, वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसके कामों को क्या कर रही थी? देख रही थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड द टर्म ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बिकॉज। बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक विलियम फोर जो कहां का राजा था? प्रशिया का क्या था? राजा था। उसने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था?
है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रस्ताव को क्यों रिजेक्ट किया था? आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द पार्लियामेंट वांटेड द मोनार्क टू बिकम अ सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। क्या बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है मोनार्क को, राजा को क्या करना होगा? कामकाज करना होगा। पार्लियामेंट के कामों में उसको अड़ंगा या किसी भी तरह की बाधाएं नहीं डालनी होगी। क्या यही कारण था कि उसने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया? तो सही बात है सर, यही कारण था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रस्ताव को जो है आपका फ्रेडरिक विलियम फोर ने, जो प्रशिया का क्या था? राजा था, उसके प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया था। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है। द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री हेड्स। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास क्या नहीं था भाई? सपोर्ट ही नहीं था। किसका सपोर्ट नहीं था बाबू? अरिस्टोक्रेसी का सपोर्ट नहीं था और मिलिट्री हेड्स का सपोर्ट नहीं था। ये कोई रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। अब बोला जा रहा है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर नॉट इलेक्टेड। भाई वो खुद राजतंत्र की बात कर रहा है, खुद जो है मोनार्कियल फॉर्म की बात कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव से क्या मतलब है ना। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। बोला कि पार्लियामेंट के पास जो है उसमें किसी भी तरह का वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थी, इसलिए जो है उसने ठुकरा दिया था प्रस्ताव को। नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। और क्यों हो सकता है? ध्यान रखिए, मोनार्की की बात हो रही है, राजतंत्र की बात हो रही है, तो राजा जो होता है क्या होता है? डिस्पोटिक होता है, पावर अपने हिसाब से वो काम करना चाहता है। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट की बात कर रहा है कि पार्लियामेंट, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। अब उस राजा को क्या करना होगा? उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कामकाज करना होगा, है ना। और यही पसंद उसको नहीं था। क्यों? क्योंकि पावर उसका क्या हो रहा था? घट रहा था। इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है बाबू? Paris witnessed an upheaval in 1848 which forced monarch Louis Philippe to leave the city. The unrest was caused by, बोला जा रहा है कि पेरिस में जो घटना घटी, जो अशांति हुआ, कब? 1848 में जो अशांति फैली थी, उस अशांति के थ्रू क्या हुआ कि राजा को, मतलब मोनार्क को क्या करना पड़ा? मोनार्क कौन था? लुइस फिलिप। मतलब राजा लुइस फिलिप को शहर छोड़कर भागना पड़ा था। क्यों भागा था? क्वेश्चन ये है। आपके ऑप्शंस है टैक्स राइज, मतलब क्या टैक्स हाई हो गया था, टैक्स बढ़ गया था, क्या ये रीजन था? ऑप्शन नंबर बी देखिए बाबू, फूड शॉर्टेज, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी। जैसे अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे, तो वही होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपके पास रोजगार नहीं होगा, स्किल डेवलप नहीं होगा, तो किसी भी तरह का काम आपको नहीं मिलेगा। तो यही रीजन था बाबू कि लोगों के बीच में गुस्सा आया, है ना, कि क्या था? फूड शॉर्टेज हो रहा है, भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, खाना नहीं है ना, और किसी भी तरह का काम भी नहीं मिल पा रहा है। यही रीजन था कि आपका पेरिस में क्या हुआ था? अशांति फैली थी, वो जो घटना हुआ था जिसके कारण जो है आपको लुइस फिलिप को शहर छोड़कर भागना पड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा लड्डू गोपाल? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बाबू? आफ्टर नेपोलियंस डिफीट द टेरिटरीज ऑफ पोलैंड वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग। बोला जा रहा है कि नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार के बाद जो है पोलैंड का जो
एरियाज था, जो टेरिटरीज था, जो क्षेत्र था, वो किसके बीच में बांटा गया, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? ऑप्शंस हैं रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड प्रशिया, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, इंग्लैंड एंड प्रशिया, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, प्रशिया एंड रशिया। याद रखिएगा बाबू, इसका सही आंसर क्या होगा? पोलैंड को जो है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? वो किया गया रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बाबू। और ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इजली वे में पहुंच सके। और इस चैप्टर का जो है यहाँ पे समापन होता है। तो मिलते हैं नए सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, याद रखिएगा जो हमने बोला था कि मैराथन क्लासेस जो है आपके लिए आ रहा है, जो 3 से 4 घंटे का रहेगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, वो जो है 102 दिन में जो है वो आ जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।